चलिए एस्पिरेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं जहां कल हमने सेशन को क्विट किया था उसी के आगे। तो अनपढ़ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो टेक्निकल एस्पिरेंट हैं, स्पेशली फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, ओरिया लिमिटेड के लिए, उनके लिए स्पेसिफिक ये बैच है जिसको स्टार्ट किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बैच में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ी से टेक्निकल नहीं हैं, करंट पे बेस हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस हैं। तो उन टॉपिक को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर जो है वो सौंपी गई है। अब इसमें करना क्या है एस्पिरेंट, हमको इसमें करना ये है कि जो ये टॉपिक हैं इनको हम द्रोणा बैच में डील कर रहे हैं। और द्रोणा बैच में कंप्लीट कोर्स है, पूरा डोमेन, मतलब पूरा का पूरा डोमेन नॉलेज है। इसी डोमेन नॉलेज में लगभग 60 क्वेश्चन आपके जो आने हैं उसमें से 30 मेरे पास है। इन 30 क्वेश्चनों में ही हम पहला चैप्टर एसडीजी गोल और इंडिया के कमिटमेंट जो हैं वो देख रहे हैं। लगभग लगभग काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर का सबसे लास्ट है कि इंडिया कमिटमेंट एसडीजी पार्ट सेकंड हम डील कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये देख रहे हैं कि एसडीजी जो गोल है वो नंबर 7 की यदि हम बात करें, है ना, एसडीजी गोल नंबर 7 की यदि हम बात करें तो एसडीजी गोल नंबर 7 ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं स्टार्ट हुए हैं कि तब से, मतलब 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल को अचीव करना है, ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है लाइन रखी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं ये कंप्लीटली हर कंट्री को अचीव करके देने हैं 2030 में। तो इनके बीच में जरा एक बेसिक देख लेते हैं कि 2015 में किस तरह का है इंडियन रेट। और अगर हम बात करें 2013 की, ये 13 के पहले 24 में अभी हम करंट स्टेटस देख लेते हैं, है ना, कि क्या है दरअसल में रियल हालात। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं। तो 70% जहां 2015 में इलेक्ट्रिफिकेशन था, आज 24 में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसकी रेट 79 से इंप्रूव होकर कितनी हो गई, 100%। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्लस पॉइंट है। नाउ सेकेंड, इसी में रिन्यूएबल कैपेसिटी की बात करें तो रिन्यूएबल कैपेसिटी में 34% गीगा वॉट 2015 में दरअसल में एम था। हमने 24 में आप खुद देखिए 180 गीगा वॉट अचीव कर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके जस्ट बाद एलपीजी कवरेज की यदि हम बात करते हैं तो एलपीजी कवरेज 56% हमको देखने को मिलता है 2015 में, और अभी 2024 में लगभग लगभग ये 100% ही है एस्पिरेंट। सोलर टैरिफ की बात करें तो सोलर टैरिफ यदि 7 रुपए था 2015 में, यदि आप सोलर पैनल, है ना, सोलर सेल, इस तरह की चीजें सेटअप करते थे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कॉस्ट काफी ज्यादा थी। लेकिन आप देखिए 2024 में कॉस्ट जो है वो 3 रुपए से भी कम हो चुकी है, 2.5 रुपए से भी कम हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वर्ल्ड में शायद ही कोई कंट्री है कि इतने कम रेट पर सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल करा रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, या अपने आप में ये बहुत यूनिकनेस हो जाती है। अब इसी में हम आगे अगर बात करते हैं, एसडीजी गोल नंबर 8 के बारे में देख रहे हैं हम एस्पिरेंट, और एसडीजी गोल नंबर 7 तक की चीजें हम कंफर्म कर चुके हैं। एसडीजी गोल नंबर 8 कहता है कि यदि आप डिसेंट वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो निश्चित रूप में आपकी सोशल ग्रोथ भी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सोशल ग्रोथ है, और सोशल ग्रोथ अगर हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ईवीएस हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब एनवायरमेंटल ग्रोथ भी होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सोशल ग्रोथ और एनवायरमेंटल ग्रोथ, और एनवायरमेंटल ग्रोथ तभी होगी जब आप उसे हार्म नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो एसडीजी 8 है वो सीधे सीधे कहता है कि ग्रोथ आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर पर्सन को राइट है कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करे, हर पर्सन को राइट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के जो रिसोर्सेस है वो जुटाए, गवर्नमेंट से इनिशिएटिव्स ले, गवर्नमेंट की योजना में पार्टिसिपेट करे, मतलब लग के पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो
पैसा जो कमाने के तरीके हैं उससे सोसाइटी का ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एसडीजी गोल से रिलेटेड इंडिया के क्या इनिशिएटिव हैं, इंडिया किस तरह की फैमिलियर प्लानिंग कर रहा है ताकि एसडीजी गोल अचीव हो सके यूनाइटेड नेशन की नज़रों में और हमारे खुद की नज़रों में। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। तो मनरेगा के तहत आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये मेन पर्पस है। अच्छा याद करिए स्टूडेंट, मनरेगा जो है ये एसडीजी गोल नंबर 1 भी अचीव करा रहा है और एसडीजी गोल नंबर 8 भी अचीव करा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मनरेगा का जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से 2 एसडीजी गोल को साथ में लेकर चल रहा है। तो प्रोवर्टी भी खत्म हो रही है, कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रहा है रूरल एरिया में, इससे इनके पास पैसा आएगा तो निश्चित रूप में इनकी गरीबी मतलब प्रोवर्टी जो है वो दूर होगी और साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी कैसी होगी, वो भी होगी बेहतर। तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर थोड़ा सा बेसिक देख लें तो महात्मा गांधी मतलब मनरेगा प्रोग्राम जो है ये फैब 2006 में डेवलप किया गया था और आज के समय पे ये डाटा जो है अच्छे से देख लीजिए, इतने एक्टिव वर्कर हैं जो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। तो मनरेगा प्रोग्राम जो है एसडीजी गोल नंबर 8 में भी पार्ट है। इसी में एक और स्कीम है जिसको आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल 2015 में और इसमें क्या था, लोन सिस्टम था एस्पिरेंट। लोन सिस्टम कैसे कि बच्चों के लिए 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है ना। अगर कोई किशोर है, किशोर का मतलब है 10 से लेके 19 तक के बीच के हैं, तो 50,000 से मोर और 5 लाख से लेस तक का लोन दिया जा सकता था। और यदि कोई तरुण है मतलब एडल्ट हैं मतलब 20 प्लस है, तो उनके लिए जो है 5 लाख से 10 लाख तक का जो है लोन लिया जा सकता था। लोन को लेने के लिए जो ब्याज रेट है वो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कम देगी, है ना। और उससे भी महत्वपूर्ण और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोन जो है उन्हीं को दिया जाएगा जिनको सच में इसकी नीड है। तो यदि आपको कोई इंफ्रा जोड़ना है, यदि आपको कोई नया सेटअप स्टार्ट करना है, यदि कोई भी आपको नई चीज़ शुरू करनी है, तो नो डाउट क्या कर सकते हैं आप, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते थे कब, अप्रैल 8-15 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू। तो अगर आप इसमें नंबर की बात करें तो ये देखिए 23 लाख करोड़ जो हैं सैंक्शन हुए हैं लोन, और इतने लोन्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं। मतलब आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको मेन चीज याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें क्या हो रहा है एस्पिरेंट, उसमें भी एसडीजी गोल को 8 को सपोर्ट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। अगला है स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन में क्या है आप खुद देखिए, स्किल इंडिया मिशन में जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि स्किल इंप्रूव होगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो इसके लिए क्या है, 2 सेगमेंट हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, ये जुलाई 2008 में स्टार्ट हुए थे, छोड़ दीजिए इसको आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जुलाई 15 में स्टार्ट हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये स्कीम आज भी पूछी जाती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये किसके अंतर्गत आती है, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। और स्किल इंडिया मिशन जो है एसडीजी गोल नंबर किसको फुलफिल करता है, 8 को फुलफिल करता है। इतना बन जाएगा आपको। अच्छा, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पढ़ना है। अब इसी में एक और चीज है एस्पिरेंट जो आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी कि यदि आप स्किल इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है स्टार्टअप जब आप ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको बूस्ट मिलेगा। मतलब स्किल सीख कर जब आप इनोवेट करेंगे, स्किल सीख कर जब आप मार्केट में उतरेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग को कवर किया, अब आप निश्चित रूप में पुल बनाएंगे, डैम बनाएंगे तो वो गिरेंगे नहीं, तो ये दरअसल में क्या हो जाएगा, स्टार्टअप। तो जब आप बेहतर तरीके से टीचिंग पाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट भी जनवरी जो है वो 16 में आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसी में आता है एक सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर रोजगार योजना।
और आत्मनिर्भर रोजगार योजना जो है ये कोरोना के टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2020 में। और इस योजना में जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको काफ़ी हद तक दूर की गई थी। और आप अगर देखें 60 लाख न्यू जॉब सपोर्ट किए गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ केसेस में एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए तो सब्सिडी तक दी गई थी। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, मनरेगा, ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं, आप मुझे बताइए ये किसको सपोर्ट कर रही हैं? ये एसडीजी गोल नंबर 8 को सपोर्ट कर रही हैं। इतना पढ़ना है आपको, ये नहीं कि इनके बारे में आप डिटेल पढ़ने लगे, वो डिटेल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं लाके आपको दे रहा हूँ। अब चलते हैं एसडीजी गोल नंबर 9 पे। एसडीजी गोल नंबर 9 मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। एसडीजी गोल नंबर 9 है ट्रिपल आई। यहाँ ट्रिपल आई का मतलब है कि आपको इंडस्ट्रियां लगानी है, कोई मना नहीं कर रहा है। ये देखिए पहला आई। आपको इनोवेशन करना है, नवाचार करना है, नए नए यूनिकनेस पॉइंट लाने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। तो इस तरह से ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट एसडीजी गोल नंबर 9 में आता है। और इसमें आप पहले नंबर पे देखें भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, मतलब रोडें बनानी हैं तो रोडों की क्वालिटी इतनी बेहतर होना चाहिए ताकि रूरल एरिया से जब कोई पर्सन सिटी जाना चाहे तो बीच में जो रोड होती हैं वो अगर कैसी होंगी, पक्की होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाने से आपको भी पता है कि बड़े आसानी से जो ऑब्जेक्ट है या बड़े आसानी से जो माल वगैरह है वो एक जगह से दूसरे जगह तक, सिटी से गांव, गांव से सिटी इजीली क्या होता है, पहुंच जाता है। और इस तरह से जो कनेक्टिविटी है उसको क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। मतलब हाईवे कनेक्टिविटी बेहतर रहे इसलिए हमने क्या किया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। तो इससे संदर्भ में अगर हम बेसिक पॉइंट देखें तो भारतमाला परियोजना अक्टूबर 17 में लॉन्च हुई थी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी खासा इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है, आप खुद देख सकते हैं। और इतने किलोमीटर तक का हाईवे जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर हम 2024 में देखें तो वो आप छोड़ दीजिए, आपको मेन याद रखना है भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो एसडीजी गोल नंबर किसको सपोर्ट कर रहा है, 9 को। याद रहेगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगला है, अगर भारतमाला जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर सागरमाला प्रोजेक्ट भी है, ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे इंडिया में आपको ऑलरेडी पता है कि जहां ये शिप है ना, नेवी के शिप या पानी के शिप जिनमें एक कंट्री से जो है वो सब्सटेंस दूसरी कंट्री तक ले जाया जाता है, तो पोर्ट को भी बेहतर बनाने की बात हो रही है, पोर्ट इंडस्ट्री डेवलप होने की बात हो रही है, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात हो रही है सागरमाला प्रोजेक्ट में। तो याद रखेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट में पोर्ट लीड डेवलपमेंट है। 2015 में इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया एसडीजी गोल नंबर 9 के बिहाफ में। और 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं और 6 न्यू मेगा पोर्ट्स बनाए गए हैं। पोर्ट्स में होता ये है कि इंडिया के अगर सब्सटेंसेस को या माल को अगर दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री ले जाना है और अगर आपके पास रूट यदि कौन सा है, वाटर वाला, तो आप इजीली पोर्ट की हेल्प से जहाज़ों में माल डाल के और उसे ले जा सकते हैं। और बाहरी कंट्री से आप एक्सेसिव बल्क मटेरियल वाया वाटर इंडिया में ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस ध्यान रखिएगा सागरमाला भारतमाला एसडीजी गोल नंबर 9 को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से मेक इन इंडिया की यदि हम बात करें जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो आया था 2014 में, वो भी सितंबर में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। अब इसमें यह था कि 25 फोकस थी इंडस्ट्री, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रूम करना था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्रूम करना था, है ना। और इस तरह से इंडिया को डिजिटलाइज करने की बात हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ में इंडिया को प्रमोट करने की चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था। डिजिटल इंडिया मिशन की जब हम बात करते हैं, अच्छे से देख लीजिए इस पर, ये मेक इन इंडिया था। और मेक इन इंडिया में इंडस्ट्रियां हमको क्या करनी है, बनानी है। तो हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज बनाने के साथ साथ में अगर उसमें हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ दें, मतलब इंडस्ट्रीज के साथ में
अगर हम टेक्नोलॉजी ऐड कर दें तो लीजिए फिर जो ये चीज बनेगी, ये बनेगा डिजिटल इंडिया मिशन। तो अगर आप खुद अच्छे से देखिए तो आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट 14 में आया है। तो गवर्नमेंट को जल्दी पता चल गया कि इसमें डिजिटलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, टेक्निक ऐड कर सकते हैं, आईसीटी ऐड कर सकते हैं। तो बस गवर्नमेंट ने बिना देरी किए हुए डिजिटल इंडिया मिशन में इसको ऐड ऑन कर लिया, मतलब इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी एंटर करा दी डिजिटल इंडिया के थ्रू। तो जुलाई 15 में ये कॉन्सेप्ट आया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था। 2015 में आया था। अब इसमें क्या किया गया है कि जितनी भी पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है वाया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वो वायर होता है जिसकी हेल्प से इंटरनेट जो है ये बड़े आसानी से जो कंप्यूटर होता है आपका, है ना, उसको सपोर्ट करता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में यदि आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं या यदि आप इंटरनेट का ये वायर यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है और आप बेहतर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वाया डिजिटली। तो इसी तरह से भारत नेट प्रोजेक्ट में 2.5 लाख जो रूरल पंचायत हैं उनको इंटरनेट की 24/7 अवेलेबिलिटी रहे, इसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और अगर हम 5G रोल आउट की बात करें तो 100 सिटीज को कनेक्ट किया गया है ताकि डिजिटल वे में कम्युनिकेशन वन साइड से अनदर हमको फटाफट मिलती रहे। तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरह की किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया मिशन। अब ये स्टार्टअप इंडिया मिशन क्या है, ध्यान से सुनेगा। स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 में आया था। इसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ग्रो कराने की बात हो रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल करने की बात इसमें भी हो रही थी। मतलब ये भी किसमें चला जाएगा, एसडीजी गोल नंबर 9 में हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए इसमें जो है ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है आप ग्रो कर सकते हैं, मतलब इस तरह का स्टार्टअप आप बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद एसडीजी गोल नंबर सीधे हम 13 में पहुंचते हैं एस्पिरेंट। अब बीच के क्यों कट कर दिए हमने, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए उनको रहने दो। एसडीजी गोल नंबर 13 जो क्लाइमेट चेंज को किसी तरह से अगर हम ओवरकम कर सकें इस प्रॉब्लम को, क्योंकि आज के समय पर टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है जिस वजह से हीट के केसेस, हीट शॉक, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल अगर हम देखें एग्रीकल्चर, वो दरअसल में क्या होती जा रही है, काफ़ी लो होती जा रही है। तो अब अगर हम बात करें कि क्लाइमेट एक्शन जो है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, इसको भी एसडीजी गोल नंबर 13 में हमने डाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2008 में आया था या शुरू हुआ था। उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने क्लाइमेट चेंज को डिफीट देने के लिए कोई इनिशिएटिव या कोई जो है एक्शन स्टार्ट किया था। याद रखिएगा ये इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए कोई एक्शन प्लान लाया था। तो 2008 में कौन सा एक्शन प्लान आया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसी एक्शन प्लान में 8 नैरेटिव बताए गए हैं। इसी एक्शन प्लान में 5 इनिशिएटिव्स बताए गए हैं जिन इनिशिएटिव्स को फॉलो करके या जिन इनिशिएटिव्स की हेल्प से आप बेहतर कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले नंबर पर देखिए आप लिखा हुआ है नेशनल सोलर मिशन। तो नेशनल सोलर मिशन में साफ साफ बोला गया है कि कोल को छोड़िए और सोलर एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए अब इंडिया जो है वो ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसी प्रोसेस में अगर हम बात करें कि 2013 तक, अच्छे से देख लीजिए 2030 तक हमने 500 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है। तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पॉइंट को आपको याद करना है, ये पहली चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जब एनर्जी को सेव करने वाली हम प्रोसेस यूज करेंगे। मतलब एनर्जी को सेव करने वाली, जैसे जो इंजन होते हैं गाड़ियों के, तो गाड़ियों के इंजन में हम प्लैटिनम, है ना, या कैडमियम के हम कन्वर्टर लगाएं।
जिनमें फ्यूल जाने पर कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो। इसी तरह से जहां कोल वगैरह बर्न होता है ना, कोल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जहां पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनसे जब पार्टिकल निकलते हैं डस्ट के, तो वहां स्क्रबर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एनर्जी को सेव करने वाले कॉन्सेप्ट पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में आ रही ग्रिड सिस्टम। नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट में बनती है, लेकिन जब वो वायर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती है तो जनरली कॉपर वायर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का लॉस वायरों में कम हो, इसके लिए उससे बेहतर, कॉपर से बेहतर वायर जो हैं वो कौन से बनने चाहिए, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस या इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हम और कम कर सकें। तो इस तरह की चीजों की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये वही चीज है, एनर्जी मतलब नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन एरिया जो है यहां ग्रीन एनर्जी देने की बात कर रहे हैं, और अर्बन एरिया में ही सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है, तो हम रिप्लेस, रीयूज और रिसाइकल, जिसको हम 3R पॉलिसी कहते हैं, उसके जरिए आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, सिटियों पर भी हमने कमांड करी है कि सिटी भी जो है वो पोल्यूशन ना क्रिएट करें, सिटी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। नेशनल वाटर मिशन, वाटर क्राइसिस आज के समय पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो काफी कम हो गया है। बेंगलुरु पहली सिटी बन गई है जहां अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं। और हिंदुस्तान में आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर क्राइसिस लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में ये चीज देख रहे हैं। तो 2008 में मनमोहन सिंह ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो लाया था, उसमें आप खुद देख लीजिए, नंबर 4 में टोटल उन्होंने कितने गोल डिसाइड किए थे। इस एक्शन प्लान में उन्होंने 8 गोल डिसाइड किए थे, और इन 8 गोल में से नंबर 4 जो है वो वाटर के लिए था कि एफिशिएंट वाटर यूज एंड कंजर्वेशन, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही वाटर यूज करिए। हालांकि वाटर कभी ना समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब, लेकिन आज के समय पे हमने क्या किया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है। और पानी है हमारे पास, हम उसको व्यर्थ में बहा रहे हैं, व्यर्थ में यूज कर रहे हैं, जिस वजह से उसकी शॉर्टेज बनी जा रही है। और याद करिए, अभी भी अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम पी रहे हैं, वो सिर्फ 2.4% है। और अगर वो पानी भी जो अंडरग्राउंड वाटर 2.4% है, उसको भी हम बहाएंगे और बह तो फाइनल में कहां पहुंचेगा, समुद्र में, सैलाइन वाटर बन जाएगा। तो फिर सैलाइन वाटर से यही वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एक्सट्रैक्ट करने में बहुत बड़े रिसोर्सेस या बहुत बड़ा प्योरीफायर और ऑर्गेनाइजेशन या सेटअप बिठाना पड़ेगा, तो इससे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से वाटर को हमको सोच समझ के यूज करना है और उसको रिजर्व करके रखना है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। अब यह हिमालयन इकोसिस्टम का मतलब है, हिमालय का मतलब है आइस। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट होने की वजह से जो हिमालय रीजन में जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ जो एनिमल हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है, क्योंकि हिमालय रीजन की आइस ही तो दरअसल में वहाँ के एनिमल के लिए फूड जो है अवेलेबल कराते हैं, हैबिटाट का जरिया है। तो यदि हिमालय रीजन की आइस नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो मेल्ट होगी, तो जो भी एनिमल हैं वहाँ हिमालय रीजन में, ना उनको हैबिटाट मिल पाएगा, और उन अगर सच कहें तो हैबिटाट उनका पिघल रहा है, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है। और हैबिटाट मेल्ट होने से उनको जो शिकार या हंटिंग में भी प्रॉब्लम होगी, वो अपना फूड सही तरीके से नहीं ढूंढ पाएंगे, तो कुछ समय में उनकी डेथ हो जाएगी। तो हिमालय तक को सेव करने की बात बोली गई है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में। इसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन, या ग्रीन इंडिया मिशन का मतलब है जितने ज्यादा से ज्यादा आप फॉरेस्ट खड़े कर सको, जितने ज्यादा से ज्यादा आप जंगल लगा सको। हालांकि आज के समय में हो ये रहा है कि हम फॉरेस्ट को कट करके जो है कंक्रीट के फॉरेस्ट खड़े कर रहे हैं। मतलब कंक्रीट के फॉरेस्ट का सीधा मतलब है अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल एक्सेस हो चुका है। अच्छा, एक बात आपको पता है, एस्पिरेंट, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या क्लाइमेट
चेंज जो वर्ल्ड की सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, इसके लिए जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसमें है CO2 ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीज। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस है, इसका परसेंटेज कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, इसका सीधा सा मतलब है कि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि यही फॉरेस्ट तो बताओ किसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ट्रैप करते हैं, CO2 को। तो हमको ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए प्लांट, जिस वजह से CO2 ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट या प्लांट ट्रैप करेंगे और टेम्परेचर जो ज्यादा हो रहा है वो नॉर्मलाइज होगा। ये कहानी कंफर्म हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, वही पुराने तरीके, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करिए, केमिकल को बाय बोलिए, है ना, जो तरीके ज्यादा पानी को यूज करते हैं उनको कम करिए, जो प्लांट, अगर हम बात करें राइस के प्लांट में ज्यादा वाटर लगता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से हम कहें कि ऐसे प्लांट बनाओ राइस के जो वाटर की कम परसेंटेज को लेकर भी इजीली फसल बनाएं या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकें हम। तो कुल मिला के एनवायरमेंट सेव करने वाली एग्रीकल्चर को हमें आगे बढ़ाना है, और उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों से जिनको हम कभी यूज किया करते थे। तो इस तरह से याद रखिएगा एस्पिरेंट आप ये क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। और सबसे लास्ट में बात करें तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें सिंगापुर वो सबसे पहली सिटी है जिसने आर्टिफिशियल ट्री लगाई हैं, और आर्टिफिशियल ट्री में उसने डाला है नैनो मटीरियल, और नैनो मटीरियल जो है ये वाटर, ये एटमॉस्फेयर से CO2 की कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल करें या नेचुरल करें, मेन है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का एक्सेस ही तो दरअसल में क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन है। तो हम क्या कर सकते हैं एस्पिरेंट कि किसी तरह से आर्टिफिशियल ट्री को लगाकर या नेचुरल ट्री को लगाकर हम एक्सेस जो CO2 का है अगर उसको ट्रैप कर पाएं और उसको निश्चित रूप में एटमॉस्फेयर से ओवरकम कर पाएं, यही क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के सोल्यूशन है। तो इसी में R&D करी सिंगापुर ने, और नो डाउट आर्टिफिशियल ट्री के कॉन्सेप्ट को लाया है। अब बहुत सारे जो आपने देखे होंगे बीचेस देखे होंगे सी शोर पर, समुद्र के किनारे, तो वहां पर जो छाया देते हैं वो दरअसल में आर्टिफिशियल ट्री हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटी उसके लिए भी यूज हो रहे हैं, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से वो क्या कर रहे हैं, CO2 भी ट्रैप कर रहे हैं। तो ये है एस्पिरेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद और अगर क्या देखें हम कि और अगर कोई है पॉइंट क्या, SDG गोल नंबर जो है 13 के लिए है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या प्रोग्राम है, 2015 में मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक बार याद करिए, जो इक्वेटोरियल रीजन है, जैसे अर्थ हो गई और अर्थ में जो ये है ये इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। वाई टेम्परेचर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इस रीजन में सन के रेडिएशन जो है वो सीधे मिलते हैं। तो 365 डेज होते हैं एक ईयर में, इनमें से लगभग लगभग 300 प्लस जो डेज होंगे वहां सोलर रेडिएशन एकदम प्रॉपर मिलेंगे। तो अगर इन रीजन में, अगर इस रीजन में इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्री आ रही हैं, अगर यहाँ पर हम इस चीज को लगा सकें, सोलर पैनल लगा सकें, मतलब सोलर पैनल प्लांट सेटअप किया जा सके, तो निश्चित रूप में 300 प्लस डे तो हमको क्या मिलेगी एस्पिरेंट, सोलर एनर्जी। मतलब एटलीस्ट इक्वेटर पे जो कंट्रीज पड़ रही हैं ये कोल को इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी कम यूज कर सकती हैं, और सोलर एनर्जी को क्या कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ भाषण जो मैंने आपको समझाया नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहाँ दिया था, यूनाइटेड नेशन में। और फ्रांस के एक पर्सन है इमैनुअल मैक्रोन, आई थिंक शायद फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, एक बार आप देख लेना, उन्होंने इस हाइपोथेसिस या मॉडल को एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर सच में ऐसा हो जाए कि इक्वेटर रीजन पर जितनी कंट्री है वो सारी कंट्री अगर अपने अपने यहाँ सोलर पैनल लगाएं
तो निश्चित रूप में कोल पर बर्डन कम पड़ेगा और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एसडीजी गोल नंबर 13 के लिए ही है, क्लाइमेट चेंज को ओवरकम कर रहा है। इसके बाद ये एक टॉपिक है जो आपको मैं अभी कुछ समय में पढ़ाऊंगा। 2021 में कोप 26 हुआ। अच्छा, कोप 26 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्लाइमेट चेंज को हराने के लिए हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो वो कंट्री है जिन्होंने यूएनएफसीसी ट्रीटी पे सिग्नेचर किए थे, तो वो कंट्री जिन्होंने यूएनएफसीसी ट्रीटी पर साइन किए थे, और ये ट्रीटी दरअसल में क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जितने भी देशों ने साइन किए थे क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, उन्हीं को आज के समय पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो 2021 में कोप 26 समिट हुई थी, और जिसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पंचमित्र गोल डिसाइड हुए हैं। ये पंचमित्र गोल डिसाइड हुए हैं, और ये भी हमारे सिलेबस में ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, याद रहेगा ये चीज। दरअसल में क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आया है क्योटो प्रोटोकॉल। मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2000। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में, फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2015 में, और इसके बाद यदि हम बात करें एस्पिरेंट, तो निश्चित रूप में फिर आता है आपका कोप 26। और कोप 26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये वे कंट्री हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए यूएनएफसीसी ट्रीटी में सिग्नेचर किए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कब आया, 2021 में। तो इसमें कोप 26 में जो 21 में हुआ था, इसमें 5 जो पॉइंट है वो रखे गए हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट है, चलिए आइए यहां देखिए। सबसे पहले 500 गीगावाट जो है 2013 तक हमको अचीव करना है, लेकिन नॉन कोल के थ्रू, कोल एनर्जी के जरिए नहीं, नॉन कोल। नॉन कोल का सीधा सा मतलब है, या नॉन फॉसिल का सीधा सा मतलब है, सोलर एनर्जी का उपयोग करिए, विंड एनर्जी का प्रयोग करिए, बायोमास एनर्जी का उपयोग करिए, ओशन एनर्जी का उपयोग करिए, या जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करिए। मतलब नॉन फॉसिल आपको एनर्जी को यूज करना है, और कितना अचीव करना है 2030 तक, 1500 गीगावाट। तो ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है 50% जो है एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आपको लेनी है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, सेकंड नंबर पे, कि 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से आप लेंगे। मतलब अगर आज हिंदुस्तान में 100 गीगावाट यदि बिजली लग रही है, तो उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेंगे। ये 2030 तक लक्ष्य रखा है हमने। तो इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि 2030 तक हम क्या कर रहे हैं, इतने वॉट। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि 2030 तक जो भी प्रोडक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी कितनी होगी, याद रखिएगा 50%। बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट। इसके बाद रिड्यूस 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बिलियन टन हम कार्बन का एमिशन कम करना चाह रहे हैं। और ये 1 बिलियन टन कार्बन का एमिशन कैसे आसानी से कम हो सकता है, बस यदि हम कोल को और पेट्रोल और डीजल, इन 3 चीजों को यदि हम थोड़ा लेस यूज करें, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें, जितनी जरूरत है उतना अगर यूज करें, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से अगर हम आगे बढ़े, तो बहुत आराम से हम 1 बिलियन टन CO2 एमिशन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद लोअर कार्बन इंटेंसिटी जो है बिलो 45, ध्यान रखना है आपको, हालांकि रहने दीजिए। अचीव नेट जीरो एमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नेचर से या एटमॉस्फेयर से हमको कार्बन या CO2 परसेंटेज खत्म कर देना है। ये हमारा जो एम है वो 2070 तक है, कि 2070 तक हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पर आ जाएंगे, जहां 2030 में 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, वहीं 2070 तक में हम 100% एनर्जी की तरफ आ जाएंगे।
याद रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इनमें से आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, कुछ और पॉइंट हैं, जैसे लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, और इसमें इनकरेज करना था सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को। या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब है जैसे लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो है मॉर्निंग टाइम पर उठें और ग्रीनरी में रहें, फिर उसके जस्ट बाद में टाइम टाइम पर नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करें, है ना, लेकिन लिमिटेड, इस तरह के फूड को यूज़ करें जो केमिकल्स वगैरह से ना बना हो। मतलब लाइफ जो हो एकदम ग्रीन वाली कर लें, ग्रीनरी लाइफ कर लें, प्योर लाइफ कर लें, ऑर्गेनिक लाइफ कर लें, केमिकल्स को टोटली क्या कर दें, अवॉइड कर दें। तो लाइफ को यदि हम ग्रीनरी में कर लेंगे, ऑर्गेनिक कर लेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक ओवरकम हम कर पाएंगे। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसके जरिए, तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में एयर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन में जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है, और वाटर पोल्यूटेंट हैं कि नहीं है उनके नंबर को लगातार कम किया जा रहा है। जो वाटर पोल्यूट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है। और सबसे लास्ट में है नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। मान लो कोई कंट्री है जैसे भूटान है, भूटान के पास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास में फंड नहीं है, जैसे उसके पास में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने के लिए पैसा इंडिया अवेलेबल कराता है, गरीब देश है काफ़ी, है ना। तो यदि अगर कोई कंट्री चाहे तो वो भूटान को क्या कर सकती है, कुछ पैसे दे सकती है और उसके बदले में कार्बन क्रेडिट ले सकती है। तो कार्बन क्रेडिट के जरिए भी, आगे मैं समझाऊंगा कि ये कार्बन क्रेडिट क्या है। तो जनरली वे कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और उनके यहाँ पर यदि ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन उनके यहाँ पर फाइनेंस का सुविधा नहीं है, जिस वजह से वो सेटअप नहीं कर सकती इंडस्ट्री, तो दूसरे जो वेल डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, वो इनको कुछ फंड अवेलेबल करा सकते हैं, जिस वजह से अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, और ऑब्वियसली सी बात है किसी तरह की कोई दूसरी परेशानी इनको नहीं होगी। तो ये है कहानी एस्पिरेंट, याद रहेगी ये चीज़। अच्छा, अब इसके बाद एसडीजी गोल नंबर यदि हम बात करें 14 की, तो एसडीजी गोल नंबर यदि हम 14 की बात करते हैं, तो एसडीजी गोल नंबर 14 जो है ये कहता है कि बिलो लाइफ बिलो वाटर, मतलब एक्वाटिक सिस्टम में भी लाइफ पाई जाती है, हमको उसको क्या करना है, कंजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको हार्म नहीं करना है। और ये जो है लाइफ बिलो वाटर, तो वाटर का मतलब यहाँ ओशियन भी है, वाटर का मतलब यहाँ सी भी है, और मैराइन रिसोर्सेस हैं जैसे पॉन्ड हो गया, लैक हो गया, इस तरह से। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सागर माला प्रोग्राम। तो सागर माला प्रोग्राम जो है, इसमें क्या करना है, हमको पोर्ट डेवलप करना है, बताया था मैंने आपको आगे, है ना। तो जब आप पोर्ट डेवलप करेंगे और स्पेशली कोस्टल एरिया में पोर्ट डेवलप होंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई टॉक्सिन्स, कोई केमिकल या वहां की लाइफ डैमेज ना हो। तो सागर माला प्रोजेक्ट भी एसडीजी गोल नंबर 14 में आएगी, ध्यान रखिएगा ये चीज। और मैंने पहले ही बताया था कि चाहे आप सागर माला की बात करें, देखिए वो एसडीजी गोल नंबर किस में भी आ रही है, 9 में भी आ रही है। तो एसडीजी गोल नंबर 9 में भी आ रही है, और एसडीजी गोल नंबर किस में भी आ रही है, ध्यान रखिएगा 14 में भी इसको कंक्लूड हम मान रहे हैं। बाकी ये दो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, है ना, और नेशनल प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम। ये तो आपको देखते ही से समझ में आ रहा है कि एसडीजी गोल नंबर 14 के लिए ही दरअसल में ये इनिशिएटिव बनाए गए हैं। तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ स्पेशली गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, इन एरिया में जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करना है हमको। मतलब नो डाउट हमको फिशरीज कर से प्रोडक्शन लेना है, हमको नो डाउट घोंगे स्नेल वगैरह यूज करने हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा हम मछलियों, जरूरत से ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल को निकालने के चक्कर में उनके हैबिटाट को हम क्या ना करें, ज़्यादा प्रॉब्लम में ना लाएं। तो इसके लिए मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाए गए हैं। इसके बाद
कॉम्बैटिंग मैराइन पोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैराइन पोल्यूशन को कम करने के लिए भी जो है वो सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, या ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि जो ओशियन में या जो मैराइन में फायदे वाले एनिमल हैं या जो फायदे वाले प्लांट हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी हमको क्या करके दें, बूस्ट करके दें। एकदम क्लियर है ये चीज़, अब बन जाएगी आपसे। तो यहाँ मैंने वही चीज़ बताई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो इसी तरह से फिशरीज के लिए आई थी। तो जितना ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनको हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है उतनी ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी इस तरह से। तो ये ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी एसडीजी गोल नंबर किससे जुड़ा है, 14 से। मतलब आप थोड़ा सा समझिए बेटा जी, ये ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं दिया है और मैं समझा भी वही रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं एक पॉइंट ये समझाऊं और फिर मैं बोलूं कि बेटा आपने सुना होगा कि समुद्र से झींगे लिए जाते हैं, समुद्र से मछलियां ली जाती हैं, समुद्र से स्नेल लिए जाते हैं और इनके जरिए इनको बेचकर निश्चित रूप में लोग अपनी इकोनॉमी बूस्ट करते हैं। अब चूंकि ये रिसोर्सेस कहाँ से आए थे, मैराइन से, समुद्र से, इसलिए इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो नो डाउट मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऑलरेडी आपको ये पता है तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेन थीम बात बताऊं या जो कोर एस्पेक्ट है मैं वो बताने की पूरी कोशिश करता हूँ एस्पिरेंट को। ठीक है, इसी में एसडीजी नंबर 15 की यदि हम बात करें तो एसडीजी 15 का सीधा सा मतलब है कि लाइफ ऑन लैंड, जमीन में जो लाइफ है इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला नेशनल एफोरेशन प्रोग्राम, तो यहाँ एफोरेस्टेशन प्रोग्राम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करना है। तो 2.2 बिलियन हेक्टेयर जो है वो 2000 तक डिग्रेड हो चुके थे फॉरेस्ट, अब वहां हमको प्लांट करने हैं। इसी में ग्रीन इंडिया मिशन जो है, तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये हमको 2030 तक 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में क्या करने हैं बेटा जी, हमको फॉरेस्ट लगाने। सही है क्या ये चीज, बिल्कुल नहीं। हमको फॉरेस्ट का मतलब है 5 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट लगाने हैं और 10 मिलियन हेक्टेयर जो है इतना नंबर हमको देना है। तो याद रखिएगा कि फॉरेस्ट इतने में है और पूरा फॉरेस्ट के साथ साथ में सिटी वगैरह गांव वगैरह में भी 10 मिलियन हेक्टेयर में हमको प्लांट लगा देने हैं, कब, 2030 तक। फिर है कंपनसेटरी एफोरेशन फंड भी बनाया गया है कि अगर आप ट्री प्लांटेशन के लिए अगर फंड लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कंपनसेटरी एफोरेशन फंड भी है जिसके जरिए आप लैंड ऑन लाइफ, माफी चाहता हूं, लाइफ ऑन लैंड जो है इस एसडीजी गोल को पा सकते हैं। इसी में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की यदि हम बात करें तो आज के टाइम पे याद रखिएगा 23 में जो है ये कितने टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा 54, 33 टाइगर रिजर्व जो है ये, और ये 23 की बात कर रहा हूँ एस्पिरेंट, थोड़ा सा इसको करंट में देख लीजिएगा। 25 में मेरे को लगता है शायद ज्यादा है, 57 तक पहुंच चुका है इनका नंबर, है ना, 57 तक पहुंच चुका है, लेकिन कंफर्म नहीं इसलिए आप पर छोड़ रहा हूँ। हालांकि 23 में कितने थे, 54। तो क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को जब हम प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है लाइफ जो है लैंड में वो ग्रो होगी। इसी तरह से नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो यूनाइटेड नेशन लेके आया था, उसमें जो प्लांट है, एनिमल है, उनके नंबर को बढ़ाना है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। तो ये सब वो प्रिंसिपल हैं, ये सब वो एक्ट हैं, ये सब वो पॉइंट हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जिनके जरिए हम बेहतर कर सकते हैं या जिनके जरिए हम बहुत एडवांस कर सकते हैं अपने लाइफ को लैंड में। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब सबसे काम की बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से आपको 101% क्वेश्चन आने ही आना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि एसडीजी गोल नंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे ये, कि इंडिया की जो रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में फर्स्ट टाइम हम
टॉप 100 में आए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि टॉप 100 में आए हैं। और हमारी जो रैंक रही है वो कितनी रही है? 99। और इस तरह से हमारा 99 रैंक रहते हुए स्कोर कार्ड कितना बना है? 67। तो एसडीजी गोल इंडिया कब से फुलफिल कर रहा है? 2015 से। अगर हम देखें 2024 में इंडिया की रैंक थी 109। देखिए अच्छे से, 2024 में कितनी रैंक थी? 109। लेकिन 2025 में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 99। कितने कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था? 167 कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 99 हमारी रैंक है और हमको जो स्कोर मिला है ये हमारा स्कोर कार्ड है। ये एसडीजी गोल यदि 1700% है तो इंडिया ने 67.0 को अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, यही वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि इंडिया की रैंक 99 आई है, वो भी 2025 में फर्स्ट टाइम। स्कोर कार्ड हमारा 67 रहा है ना। चाइना की छोड़ दो आप और यूएसए की छोड़ दो, लेकिन अब आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि आज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है और नंबर 3 पे डेनमार्क है। ये भी आपको अलग से याद रखने हैं, क्योंकि ये एक ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रैंकिंग है ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी की जाती है। इसमें FSD ऐसा आप याद रख सकते हैं, FSD। तो ये बन जाएगी आपसे इसमें। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि यूरोप के 20 कंट्री में से 90 जो हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टॉप 20 कंट्री हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। तो अगर हम टॉप 20 कंट्री देखें तो टॉप 20 कंट्री में से 19 यूरोप की। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाएंगे जिसको आपको बहुत सॉलिड प्रिपेयर रखना है और मुझे उम्मीद है कि आप इतना बना भी लोगे। अब इसके बाद जल्दी से मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि क्या इंडिया ने कोई अचीवमेंट हासिल किए हैं, क्या इंडिया ने कोई जो प्रोग्रेस हासिल की है। तो यदि हम बात करें एसडीजी गोल नंबर 1 की और एसडीजी गोल नंबर 10 की, तो अगर हम देखें तो जन धन योजना, तो जन धन योजना में 500 मिलियन बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। याद रहेगा ये चीज ऐसा। और ये फाइनेंस जो है ये 1 से 10 को बूस्ट कर रहा है। स्पेशली किसको बूस्ट कर रहा है? एसडीजी गोल नंबर 1 को, कि जन धन योजना की हेल्प से पॉवर्टी हटेगी। दूसरी चीज, एसडीजी गोल नंबर 3 जो है इसको प्रूफ करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए आयुष्मान भारत ने 500 मिलियन लोगों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। मतलब आयुष्मान भारत एसडीजी गोल नंबर 3 के लिए है। आप सब लोगों के आयुष्मान कार्ड होंगे। डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया जो है आज के समय पर सबसे ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है एसडीजी गोल नंबर 9 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। इनोवेशन है, याद रहेगा कि स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो क्लीननेस जो है एसडीजी गोल नंबर 6 में आ रही है। और इस तरह से लगभग 100 मिलियन टॉयलेट हमने बिल्ट कर दिए हैं। मतलब 100 मिलियन लोग जो हैं अब ये बाहर नहीं जाते हैं फ्रेश होने के लिए, या बाहर नहीं जाते बल्कि खुद के टॉयलेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी हद तक डिसीजेस में जो कमी आई है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीजेस में जो कमी आई है वो इस पॉइंट की वजह से, मतलब एसडीजी गोल में स्वच्छ भारत मिशन की वजह से। और सबसे लास्ट में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जो 7 है, इसमें इंडिया जो है वो क्या चाहती है, मैंने आपको अभी बताया कि 2030 तक हम 500 गीगावाट इतना एम चाहते हैं और 2017 तक हम जो है वो नेट जीरो इमिशन चाहते हैं। ये नेट जीरो इमिशन चाहते हैं। याद रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और सबसे लास्ट में बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने एसडीजी गोल को परफॉर्म करने के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
हालांकि इसमें से नहीं आएगा कुछ, लेकिन जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तो एक बार इस पर नज़र डालने में कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपसे बन जाएंगी। और इस तरह से यहाँ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इंडियाज इनिशिएटिव्स का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इतनी ही डिटेलिंग से हम करेंगे। अब जल्दी ही हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए अनपढ़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।